सारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सारा समय मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। पश्चिम बंगाल और असम में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में 58.15% तक मतदान की खबर है, जबकि असम में दोपहर 1 बजे तक 48.26% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा की खबर भी आ रही है। केशपुर में बीजेपी एजेंट तन्मय की कार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इसमें तन्मय को चोट आई और उनकी कार टूट गई। देबरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं से टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। वहीं नंदीग्राम में मतदान के बीच बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें उनके काफिले में मौजूद कुछ अन्य गाड़ियों को नुकसान हुआ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। टीएमसी यहां पर बांग्लादेश के नारे के साथ जीत दर्ज कराना चाहती है और एक समुदाय के हवाले से जीतना चाह रही है। बता दें, इस चरण में सबसे बड़ी जंग नंदीग्राम में लड़ी जा रही है, जहां पर मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच है। इसको देखते हुए नंदीग्राम में केंद्रीय बलों की 22 कंपनियों को तैनात कर दिया गया और धारा 144 लगा दी गई। दूसरे चरण में बंगाल में 4 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। इस बीच हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान हिंसा के बावजूद लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें, 4 जिलों में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 30 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। 75 लाख मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत लॉक कर रहे हैं। इस वक्त टीएमसी ने पूर्वी मिदनापुर के कुछ बूथों पर धांधली का आरोप लगाते हुए शिकायत की। ये बूथ हैं 206, 239, 225, 227, 231, 233, 229 और 144। टीएमसी ने बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आप देख सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी टीएमसी पर हिंसा करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी का आरोप है कि बूथ पर धांधली हो रही है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि असल महाभारत से ज्यादा खतरनाक है बंगाल का चुनाव। राउत ने कहा कि ममता इन सब से बाहर आ जाएगी। पूरी सरकार ममता बनर्जी की पराभव के लिए एक नया महाभारत पश्चिम बंगाल के भूमि पर कर रही है, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है और पश्चिम बंगाल की जनता भी बहुत ही समझदार है। हम लोग यहाँ से भी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। नंदीग्राम में ममता जी की जीत 100% तय है। तो ममता बनर्जी की जीत का दावा करते हुए संजय राउत, पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान जारी है। बंगाल में कुछ जगहों से हिंसा की खबर आई। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं भास्कर घोष, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कोलकाता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौफिक खान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कोलकाता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज राय जी जो टीएमसी प्रवक्ता हैं, और राहुल लाल जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। रुक करेंगे सबसे पहले राहुल जी का। राहुल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, और इस बीच चुनाव आयोग का मुताबिक ये कहना है कि हालांकि कुछ हिंसा की घटना हुई है, लेकिन मतदाताओं में उत्साह है। देखिए नवजोत जी, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं में उत्साह हमेशा रहा है। अगर हम लोग मत प्रतिशत देखें तो मत प्रतिशत वहाँ पे पहले के चुनाव में भी देखते हैं तो 80%, 82, 83% इस तरह का लगभग 80% के आसपास का मतदान हमेशा होता रहा है जी। तो इसलिए वो उत्साह हम लोग को नजर आ रहा है। आप देख लीजिए कि अभी तक 56% के आसपास का मतदान 1 बजे तक हो भी चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में टोटल मतदान ही इतना प्रतिशत होता है, जबकि अभी 6:30 बजे शाम तक होना है। तो स्पष्ट है कि ये भी 80% या उसके आसपास कहीं न कहीं होगा ही होगा ये। लेकिन जो मुख्य चीज़ ये है कि चुनाव आयोग ने जब इतनी विशेष तैयारियां की हैं, 750 से कंपनियां जो है कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, भारी मात्रा में चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर तैनात हैं,
तो फिर ये सवाल चुनाव आयोग के ऊपर जरूर उठेगा कि जब उसने पहले से इतनी वृहद तैयारी की थी, फिर भी ये इस तरह के हिंसा के दृश्य हम लोगों को कैसे नजर आ रहे हैं। जी। हम लोग कब वो समय देखेंगे जबकि पश्चिम बंगाल में हिंसा के दृश्य हम लोगों को ना दिखें, अलग अलग जगह देखे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो कहीं न कहीं जी हिंसा राहुल को जी, मैं रोकने के आपको मामले इस को बीच लेके रोकना चाहूंगी और सुन लेते हैं शुभेंदु अधिकारी का क्या कुछ कहना है। का एजेंट नहीं है। अच्छा, टीएमसी का एजेंट 70 बूथ में, 70 से ज्यादा बूथ में नहीं है। अभी तो समाचार मिला 102 में नहीं है। शिकायत भी की थी सुबह। हाँ, और हम लोग का 20 बूथ में लोकल एजेंट नहीं है। हम लोग रात 3 बजे एजेंट को घुसा दिया, दूसरा बूथ का एजेंट। इसलिए इसका जो प्लानिंग था, जो कुछ खासकर कुछ समुदाय का दबदबा है जो बूथ में, उसमें एब्सेंटी वोटर, डेथ वोटर सबको कर दे। अब तक रुका हुआ है। एक तो 226, 227 भूता मोड़, उसमें करने की कोशिश किया था, नाकाम हो गया, पुलिस ऑब्जर्वर पकड़ लिया। दूसरा राजाराम चक बूथ पर आई कार्ड, फेक आई कार्ड बनाया कर 3 लोग हिरासत में है। और लास्ट कोशिश कर रहा है शमशाबाद में 196, 197, वहां भी हम लोग अभी तक रोक दिया। एक खुदकुशी का मामला सामने आया है, आत्महत्या का मामला सामने आया है, खुदकुशी का भी मामला सामने आया है कि हाँ, जहाँ भी वो एक ही है, वो सही एक ही मॉडल है कि बीजेपी कार्यकर्ता ने खुदकुशी की है, लेकिन टीएमसी के लोग नहीं, वो खुदकुशी की मर्डर, होमोसाइड और सुसाइड, इट्स डिपेंड ऑन दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अच्छा, वी आर नॉट एक्सपर्टाइज, बट अत्याचार तो है। आमिरुल जो पंचायत मेंबर है, टीएमसी पार्टी, टीएमसी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी आप क्या कह रहे हैं कि वो थ्रेटन कर रहे थे, वो थ्रेटन कर रहे थे अपने पार्टी आपकी पार्टी वाले पोलिंग का निरीक्षण करने आप घर पे आए हैं घूम के? आप अभी घर पे? अरे 70% पोल खत्म, सुबह 5 बजे से तांता, 70% से ज्यादा पोल खत्म, ये 85, 88 तक जाएगा। ये जो हिंसा और हमारा जो पकड़ है जो बूथ में, उसमें 90% क्रॉस कर जाएगा। हम लोग का बूथ मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। हिंसा क्या कम हुई है इस बार? हिंसा का जो ट्रेंड हुआ है, हिंसा का जो ट्रेंड हुआ है वो क्या कम हुआ है पिछले सालों के मुकाबले में? पिछले के मुकाबले नहीं, हारने के डर से ये इसका एक डिस्पैरेट एटीट्यूड है। वायलेंस क्या कम हुआ है पहले के मुकाबले? क्या वायलेंस कम हुआ है? वोटर सामने आ रहे हैं, वोटर आ रहे हैं, वोटर सामने आ रहे हैं, वायलेंस कम हुआ है पहले के मुकाबले। आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। चलिए थोड़ा खाना। तो हमने सुना किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि जय श्री राम का डर है। राहुल लाल जी, आप बता रहे थे किस तरह से इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा था कि जितनी तैयारियां 750 कंपनियां वो तैनात करके रखे हुए हैं जी। और यहाँ पे जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मान लीजिए कभी शुभेंदु अधिकारी को आप देख ले, ये जो कई तरह के छुपे हुए शब्दों का प्रयोग हो रहा है लगातार कई दिनों से ये कर रहे हैं जी। कि वैसे लोग दुखी हैं जो लोग कि पाकिस्तान के जीतने के बाद पटाखे छोड़ते हैं। तो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्पष्ट है बेगम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक समुदाय विशेष पे लगातार हमला जारी है। ये कोड ऑफ कंडक्ट का खुल्ला उल्लंघन है, लेकिन आप इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक इस तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो चुनाव आयोग को तो अब फिर से दरकार है टीएन शेषन जैसे किसी व्यक्ति की जो कि उसमें फिर से क्रांतिकारी भूमिका लाके उसको फिर से वापस उसके मूल जगह पे लाके खड़ा कर दे जी। तो ये बड़ी सी कमी डे 1 से ही नजर आ रही है कि जो उसकी भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका में चुनाव आयोग खड़ी नहीं है आज। जी, रुक करेंगे भास्कर जी का। भास्कर जी, जिस तरह से इस चरण में सबकी नज़र नंदीग्राम पर लगी है, हाई वोल्टेज राजनीतिक जंग देखने को मिल रही है, और अगर देखा जाए तो अधिकारी परिवार का जब पाला उन्होंने चेंज किया है, इससे पहले यहाँ इन सीटों पर टीएमसी का बोलबाला था और अब कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है 30 सीटों पर कितनी सीट पर आप जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, मैं नंदीग्राम का जनता को बधाई देता हूं कि तकरीबन 15 साल बाद जी आज नंदीग्राम का जो जनता है खुलेआम अपना मतदान करने के लिए तैयार है, और इसका पूरा श्रेय जाता है निर्वाचन कमीशन का और सेंट्रल फोर्सेस का।
आप नंदीग्राम में 2016 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, 2011 देख लीजिए। नंदीग्राम में वोट का सिचुएशन जो था वो इतना खराब था कि आम आदमी बाहर ही नहीं आ पाए वोट देने के लिए। जी। आज जब आम आदमी ये गणतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव में बाहर आ रहे हैं और अपने मतदान के लिए खड़े हैं, तो एक छुटपुट घटना घट रही है, लेकिन वातावरण जो है वो शांत है, कंट्रोल में है। और जहाँ जहाँ थोड़ा सा तनावपूर्ण वातावरण हो रही है वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस, लेकिन आरोप तो आप पर लगाया जा रहा है कि आप समस्या पैदा करने के लिए, मतदाताओं को डराने के लिए अन्य राज्यों से गुंडे ला रहे हैं। आप सोचिए, मतदाता का डर जाए तो अभी तक जितना परसेंटेज वोट हुआ, पूरा नंदीग्राम का इतिहास में इतना परसेंटेज वोट नहीं आता है। अगर मतदाता डर गया तो मतदाता आ कैसे रहे हैं? मतदाता डर गया तो मतदाता मतदान कैसे कर रहे हैं? तो ये अफवाह जो है, ये ममता दीदी का आखिरी चाल है जी। और आखिरी चाल भी उन्हें चालने दीजिए। उसके बाद भी जब 2 मई का रिजल्ट निकलेगा तब सारा देश, सारा दुनिया देखेगा कि नंदीग्राम में एक इतिहास तैयार होने वाले हैं। जी, रुक करेंगे नीरज जी का। नीरज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2016 में टीएमसी का बोलबाला था, लेकिन अब ये जो है 2 मई को पता चलेगा कि वो बोलबाला अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी का था या ममता बनर्जी का था। लेकिन इस बीच जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मतदान करने के लिए जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए नवजोत, मैं बता दूं आपका सवाल का जवाब में वास्तविकता ये है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अब तक टीएमसी फोबिया से बाहर नहीं निकल पाई। ये सोचने वाली बात है कि जिस दिन से आचार संहिता लगती है उस दिन वर्तमान जो मुख्यमंत्री होती है उन्हीं वर्तमान हो जाती है। चुनाव आयोग के पूरे कायदे कानून के साथ उनके हवाले वहाँ कानून व्यवस्था हो जाती है जी। वहाँ पे निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता लगने के बाद से इनको जिन जिन अधिकारियों पे शिकायत थी सभी को इधर से उधर ट्रांसफर कराया गया। 750 कंपनियों को वहां पे स्थापित किया गया। उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि जब चुनाव बढ़िया से निपट जा रहा है तो बधाई का पात्र चुनाव आयोग है। जो ही वहां पे कुछ इनके द्वारा वहां पे अप्रत्याशित घटनाएं घटाई जा रही हैं तो दोषी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी हैं। इन्होंने कहा कि वहां पर 2016 अब एक मोदी जी हैं, इनका ग्राम पंचायत स्तर पे सुनेंगे आप तो लोग मोदी जी को देखकर वोट देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति और रणनीति है। लेकिन वही उल्टा होता है बंगाल में जाकर, जो कि एक नेता इनके पूरे कुनबे को, सर्कस मंडली को वहां पे मजबूर कर दिया है बोलने के लिए, ममता बनर्जी। उनसे बड़ा किसको? एक विधायक को बड़ा बनाया जाता है। 4-in-1 फैमिली जो है नंदीग्राम की, शुभेंदु अधिकारी के उनके पिताजी सांसद, भाई सांसद, छोटा भाई उनका म्युनिसिपल चेयरमैन, और ये विधायक हैं। तो देखिए इनकी रणनीति। इस रणनीति से जनता बंगाल की नहीं पूरे देश की जनता समझ रही है कि जितने इनके नेता छपास हैं, मीडिया चैनलों पे इनका देखिए तो एक रोड छाप नेता से लेके इनका इंटरनेशनल नेता तक मीडिया में दिख जाएंगे। लेकिन मीडिया भी अपना भूमिका बेहतरीन तरीका से निभा रही है कि किसी भी हाल में ममता जी को दिखाना नहीं है और भाजपा को, तृणमूल कांग्रेस को वहां पर हराते हुए दिखाना है कि भाजपा हरा रही है। दूसरा चीज आइए, इन्होंने कहा भाई क्यों न कहें कि बाहरी प्रदेशों से इनके जितने गुंडे हैं जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस भी लगभग 15-16 प्रदेशों में संगठन चला रही है, लेकिन इनका कोई नेता बता दे कि बाहर से कोई नेता गया है। इनका नेता गुंडा किसको कहते हैं हम? एक ऐसा मुख्यमंत्री है इनका कि सत्ता में आते ही अपने पे लगे 33 आपराधिक मुकदमों को हटा देता है। अब वो संत कैसे हो जाएगा भाई? गुंडा ही बोलेंगे उसको ना। नीरज जी, मैं लेटर पर भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, जो लेटर ममता बनर्जी की तरफ से लिखा गया है। जी बताइए। हाँ, लेटर लिखा गया है। आज इन फांसीवादी ताकतों के खिलाफ जो लोकतंत्र के साथ अनाचार और दुराचार करते आ रहे हैं, इनके खिलाफ उन सभी ताकतों को एक करने के लिए क्या टीएमसी ने हार मान ली है? ममता बनर्जी ने हार मान ली है? आरोप तो यही लग रहे हैं। नहीं, आरोप, अरे क्या मैंने बोला कि आरोप जो है इनका नवजोत जी,
टीएमसी फोबिया से ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। इनसे आप बात कर लीजिए, नंदीग्राम में चुनाव चल रहा है, पिछले 4-5 दिनों से आप देख रही हैं क्या बात हो रही है इनके नेताओं के द्वारा। जो शुभेंदु अधिकारी बोला करते थे कि 50 साल तक ममता जी को कोई हराएगा नहीं, वो ममता बेगम बोल रहे हैं। आपको तो मैं कई बार बोला हूं ना कि इनके राजनीतिक दुकान पे 2 ही प्रोडक्ट दिखते हैं, एक हिंदू और मुसलमान। जब जब इनकी राजनीतिक विरासत खतरे में आती है तो मुंह निकालते हैं बाहर और हिंदू मुसलमान करना शुरू करते हैं। ये मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं और इनके जो सरगना है पाकिस्तान को लेटर लिख के जाके, लेकिन असल मुद्दों पर तो आप भी बात नहीं करते हैं। अब रुक करेंगे तौफिक जी का। तौफिक जी, जिस तरह से मीनाक्षी मुखर्जी पर आपने इस वक्त, जी मैं आऊंगी नीरज जी आपके पास, मैं बात तौफिक जी का रुख कर लेते हैं। तौफिक जी, जिस तरह से मीनाक्षी जी उतरी हैं, जो ये पूरा नंदीग्राम अगर हम देख रहे हैं तो वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी दिख रहा है, क्या वो रेस में है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि पूरा नंदीग्राम में यहाँ पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी को दिखाया जा रहा है जी, तो ये मीडिया शो कर रहे हैं कि वहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। पर आप वहाँ के आम जनता से जब जाकर बात करेंगे, वहाँ से मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मीनाक्षी मुखर्जी की वहाँ पर क्या पोजीशन है। और वहाँ पर जितने भी सीपीएम और कांग्रेस के वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो अपना काम अपने बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी तक आपने सुना है कि 58.1% वोटिंग बंगाल में हो चुकी है इन 30 सीटों में जी। वहां पर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम 30 सीट में 23 सीट टीएमसी जीती थी जी, 5 सीट लेफ्ट और 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी ने। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होकर वहां पर 1 सीट जीतती है। और यहाँ पर टीएमसी के बाद अगर किसी का दबदबा अच्छा था लास्ट टाइम तो वो 6 सीट इकजुट की थी, महागठबंधन की थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां के आवाम ने फैसला कर लिया है और मीनाक्षी मुखर्जी को अच्छे वोट से वहां पर वो जिता रहे हैं। 30 में से कितनी सीटों पर आप उम्मीद कर रहे हैं? जी देखिए, 30 में से 15 सीट पर सीपीआईएम लड़ रही है, 13 सीट पे कांग्रेस लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि नंदीग्राम जो खास करके एक चुनाव का इस बहुत अहम मुद्दा में से एक है, वहां पे 30 से 35% मुस्लिम माइनॉरिटी वोट है और 53% लगभग किसान के वोट है। तो मैं कहना चाहूंगा किसान तो ऑलरेडी बीजेपी से खफा है, जो पिछले 120 दिन से अधिक से रास्ते पे है। वो धूप में गर्मी में ऐसी हर जगह प्रोग्राम कर रहे हैं कि सबको वोट दो पर बीजेपी को वोट मत दो। आपने सुना होगा बंगाल में भी उन्होंने अपना राकेश टिकैत किसान नहीं है, बंगाल में भी आकर उन्होंने अपना स्टेज शो किया, सब कुछ किया है और उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पे किया कि सबको वोट दे सकते हैं पर आप एंटी बीजेपी। तो आपका भरोसा साइलेंट वोटर्स पर है? जी जी राहुल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और जो है हिंदू में हो गया है पूरी राजनीति, एक नया ट्रेंड हो गया है कि नेता मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो क्या जो असल मुद्दे हैं, जो आम जनता के जो वहाँ पर लोकल लोग हैं, जो उनके मुद्दे हैं, वो कोई पार्टी नहीं उठा रही है, तो क्या अब इन्हीं पर वोट दिया जाएगा? नहीं, देखिए पूरा प्रयास तो हो रहा है कि इसमें ध्रुवीकरण किया जाए। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है और उसी से बचाव में एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे तरफ से भी जो है कि धार्मिक मंत्रोच्चारण हो रहा है, लेकिन ये एक प्रयास है उस चीज़ से बचने का। लेकिन मैं आपको अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब जनता वोट करने के लिए जाती है तो इस तरह के हवाई मामलों पे हो सकता है कुछ 1-2 जगहों पे उसका कुछ प्रभाव भी हो, कुछ जगहों पे, लेकिन अगर व्यापक तौर पे हम लोग देखें तो जनता अपने जो उसके जो मुख्य दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे होते हैं वो उन्हीं मुद्दों के आधार पर वोटिंग करती है। और ये ट्रेंड हम लोगों ने देखा है कि आप जब राष्ट्रीय इलेक्शन होते हैं, नेशनल इलेक्शन लोकसभा के होते हैं, तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे अलग अलग जो दूसरे मुद्दे होते हैं जनता उसके आधार पर वोट करती है। जब जनता विधानसभा चुनाव के लिए जाती है तो उसके वोटिंग के मुद्दे बदल जाते हैं। तो ये जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता अपने मुद्दों के आधार पर ही वोट कर रही होती है, पहली चीज। देखिए, दूसरी चीज, एक चीज और है कि यहाँ पे जो दोनों एक तरह से जो संग्राम चल रहा है नंदीग्राम में, देखिए यहाँ पे एक चीज ये है कि उत्साह का क्या कारण है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा उत्साह नजर आ रहा है वो उत्साह है लोकसभा चुनाव के 2019 के परिणाम, जहां से कि वो ऊर्जा ले रही। जैसे अभी कांग्रेस के वो कह रहे थे कि भी अगर इस चरण में हम लोग देखें तो बीजेपी को पिछले बार 2016 में क्या स्थिति थी, तो चूंकि 2014-16 वाले में बीजेपी केवल 3 ही सीट पे थी, इसलिए वो कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन 2019 में अचानक से वो 40% वोट पे वो नजर आ रही है। हम लोग अगर आज के देखें जो 30 स्थान पे जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, इसमें से फिर भी ये चरण ऐसा है जहां पे कि काफी ज्यादा दबदबा है टीएमसी का 2019 के लोकसभा चुनाव के मुताबिक। इसमें से कम अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखते हैं तो 20 सीटें ऐसी थी जिसमें कि टीएमसी फिर भी आगे थी, जबकि पिछला जो पहला चरण का जो चुनाव था उसमें लोकसभा चुनाव के मुताबिक कहीं न कहीं उसमें वो एक तरह से
बीजेपी का दबदबा वाला क्षेत्र था। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि बीजेपी के लिए जो मुख्य चुनौती होती है नवजोत जी, वो चुनौती वही है कि लोकसभा चुनाव में जो काफी बड़ा सा उसका जो आंकड़ा पहुंचता है वो विधानसभा चुनाव में उसको बचा के नहीं रख पाती है। मैं उदाहरण जैसे दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में वो 7 लोकसभा सीटें जीतती हैं, 7 का 7, लेकिन उसके प्रथम बार वाले में देखिए उसमें उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होते हैं 3 सीटें आ जाती हैं बीजेपी की, फिर दूसरे बार जब फिर लोकसभा में फिर 7 जीतती हैं, फिर देखिए कितने आते हैं। तो चाहे आप राजस्थान चले जाइए या कहीं अन्य भी चले जाइए, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव परिणामों में अंतर होता है। तो क्या यक्ष सवाल जो बना हुआ है मुख्य रूप से, क्या बीजेपी उस 40% पे बनी रहेगी या फिर उससे वो पीछे जाएगी? क्योंकि जो आप पिछले तमाम 1 दर्जन इलेक्शन का अगर आप आंकड़ा लेके देखेंगे तो बीजेपी पीछे जाती है। यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ममता बनर्जी के आंकड़े लगभग 42 से 43% पे उनके आंकड़े लगभग फिक्स रहे हैं, वो 1-1.5% दाएं आगे पीछे जा रही हैं। जी, अभी इसका जवाब हम भास्कर जी से ले लेंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे उनकी क्या राय है इस पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं भास्कर घोष जी। ब्रेक से पहले जिस तरह से राहुल जी ने कहा था कि जिस तरह मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और जिस तरह से एग्जाम्पल से भी उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, जो डबल इंजन सरकार है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ का जो लोकल चेहरा है वो बीजेपी नहीं लाती है सामने। देखिए, डबल इंजन का सरकार जो है वो उनका बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है। डबल इंजन सरकार बिहार में चल रही है 10 साल से। आप देख रहे हैं बिहार कहां से कहां पहुंच गए हैं। आप डबल इंजन सरकार यूपी में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, कर्नाटक में चल रहे हैं, असम में चल रहे हैं, हमारा बगल वाला स्टेट त्रिपुरा में चल रहे हैं। हर जगह अब जहां जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां सिर्फ विकास विकास और अति विकास हो रही है। तो आज ये जो कह रहे हैं कि 10 साल से ममता बनर्जी और इसके पहले 34 साल से वाम जो सीपीएम वाम फ्रंट है वो सरकार चला के, देखिए आज बंगाल का हालत इतना खराब जगह लाके खड़ा कर दिए हैं जहां पे हर इंडेक्स जो है वो नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडेक्स हो, चाहे वो शिक्षा का इंडेक्स हो, चाहे वो स्वास्थ्य का इंडेक्स हो, चाहे वो कृषि का इंडेक्स हो, हर इंडेक्स नीचे जा रही है। तो इसीलिए मोदी जी ने कहा कि डबल इंजन का सरकार जो है यही बंगाल को ये दुर्दशा से मुक्ति दिला सकते हैं जी। और रही बात जो हमारे राहुल जी कह रहे थे जी कि भाई हमारे ग्राफ जो है जब लोकसभा से विधानसभा की तरफ मोड़ लेती है तो ग्राफ नीचे आती है। आप देखिए राहुल जी, लोकसभा में हमने 40%, एक लोकसभा में 7 विधानसभा होती है। अगर 7 विधानसभा हमें वोट ना दे तो लोकसभा में 40% तो आसमान से नहीं आया जी। ये विधानसभा हमारे मोदी जी के लिए, सुशासन के लिए वोट दिए हैं। इस बार भी हम वही सुशासन, वही डेवलपमेंट, वही सिंडिकेट राज मुक्त सोलर बांग्ला के गठन करने जा रहे हैं, जहां पे ये जो एक व्यवस्था चल रही है, जो व्यवस्था सिर्फ एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर रही है, यहाँ से मुक्ति दिलाना ही हमारा काम है। और इसीलिए आप देखिएगा जो विधानसभा के इलेक्शन आने 2 तारीख जब डिक्लेयर होंगे। भास्कर जी, अगर विकास मुद्दा है तो जय श्री राम के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की एंट्री क्यों हो गई है? देखिए, जय श्री राम एक ऐसा नारा है जो नारा इस बंगाल का जनता, बंगाल का युवा, बंगाल का कृषक, बंगाल का आम आदमी इसको अपना लिए हैं। अब ये जय श्री राम नारा कहां तक घुस गया है आपको ये पता चलेगा जब आपको 2 मई का रिजल्ट निकल लगाया जी। लेकिन ये जय श्री राम नारा से ममता दीदी चिढ़ जा रही हैं। लेकिन ममता दीदी एक तरफ गीता का श्लोक, चंडी का श्लोक, भले ही वो भूलभाल श्लोक रट रही है, और लेकिन जय श्री राम से उनका परहेज है। ये एक अजीब परिस्थिति बंगाल में उन्होंने तैयार कर दी है कि जय श्री राम से परहेज है, लेकिन वो अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए, ब्राह्मण कन्ना साबित करने के लिए, अपना गोत्र भी बताने के लिए पीछे ये नहीं हो रहा है, मतलब वो पीछे नहीं हट रहे हैं।
हर तरीके से वो अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं कि वो हिंदू ब्राह्मण है। जैसे राहुल जी अपना जनाधारी ब्राह्मण का प्रूफ किए थे जब वो गुजरात में सोमनाथ मंदिर में गए थे। तो बात ये है कि आज जय श्री राम तो एक नारा है, जो उस नारा में युग पुरुष राम की भावना, उनकी जो श्रेष्ठता है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी दर्शाते हैं। तो इसमें किसका कौन सा परहेज हो सकता है? जी, इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं नीरज जी से। नीरज जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं जब से उन्होंने अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश की है, अगर उन पर जो है तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया जा रहा है, तो अगर विकास हुआ है 10 साल में और जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि बंगाल जो है 10 साल में बहुत नीचे गया है हर इंडिसेस में, तो क्या कुछ कहना है? अगर विकास हुआ है तो अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश क्यों की जा रही है, और अगर 10 साल काम किया है तो वो काम लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं आप जनता के बीच? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सही है। और नवजोत जी, यही चीज मैंने आपको पिछला जब हमें आपने समय दिया था तो मैं बोला था कि आप मीडिया लोग भी सिर्फ एक पक्षी ही दिखाती रही हैं इन छपास नेताओं को, और हम बेताब हैं अपने काम के सवालों का जवाब देने के लिए। यह अच्छा बहुत लगा कि भास्कर भाई मान लिए कि भगवान का राम का नाम ये लोग नारा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और यह बंगाल की जनता और देश की जनता पहले से जान रही थी। ये इन्होंने कहा है कि विकास हम करेंगे, विकास का वही एजेंडा है इनका जो आपने कहा भास्कर जी कि हम आए 18 में आप राजस्थान भी डबल इंजन की सरकार हारे, मध्य प्रदेश भी हारे, छत्तीसगढ़ भी हारे, कोरोना में देश बचाव की स्थिति सोच रहा था, विधायक खरीदारी में बिजी थे, महाराष्ट्र हारे, कर्नाटका में कैसे आपने सरकार बनाई देश जानता है। डबल इंजन की सरकारों की यही स्थिति है कि इनके विकास का एजेंडा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि बिहार में हमारा विकास देश दिखता है। बिहार की स्थिति यह है कि बंगाल की प्रति व्यक्ति आय से बहुत नीचे की है, 2 दर्जे की है, एक इंडस्ट्री वहां पे नहीं। इन्होंने कहा है कि हम काम करते हैं। अब काम करते तो आप जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, जो ममता जी के गोत्र बताने पे यह दिक्कत इनको ये हो गई कि भाई भाजपा के पास तो झूठ की बहुत आलीशान दुकान थी, इसमें सच बोलने वाला कहां से आ गया सामान। अब इसमें सच बोलने से इनको दिक्कत है, क्योंकि ये कभी जहां पर जाते हैं इनके नेताजी उस जगह से उनका लगाव हो जाता है। कभी बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भी निकल के आते हैं तो 78 में किताब भी लिख देते हैं। 78 में ये कंप्यूटराइज इनका सर्टिफिकेट मिल जाता है जो कि 95 के बाद से देश में मिलना शुरू हुआ था। झूठ की दुकान पे असली सामान नहीं रख सकते ये लोग। विकास की बात करिए, भास्कर जी आपसे ही मैं बोलना चाहूंगा, और नवजोत जी आपको जितना बंगाल के डेवलपमेंट पे आपको चर्चा करना है। ममता बनर्जी के कौन सा यूनिवर्सिटी से छपा हुआ था, कौन सा यूनिवर्सिटी से उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर मास्टर डिग्री किए थे, इसका सर्टिफिकेट थोड़ा लाके आप कैमरा के सामने आइए तो फिर इसका जवाब भी मैं दे रहा हूं। आज बात हो रही है चुनाव की, बात हो रही है नंदीग्राम की, इसके ऊपर रहिए ना। जी, रुक कर लेते हैं तौफिक जी का। तौफिक जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हिंदू में हो गई है पूरी राजनीति, मंदिर मंदिर जाते नजर आ रहे हैं, और अभी जिस तरह से भास्कर जी ने भी कहा राहुल बाबा भी जो है मंदिर मंदिर जाते नजर आ रहे हैं, तो क्या अब यही मुद्दे रह गए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले भास्कर जी को ये बोलना चाहूंगा कि भास्कर जी ने ये कहा कि 2011, 16 या 18 जी वहां पर उस एरिया पर कहीं पे भी इंसान जाकर वोट नहीं दे पा रहे थे जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि भास्कर जी से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि उस वक्त जो आपके आज बीजेपी के वरिष्ठ लीडर कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी, वो उस वक्त तो वही पर गुंडामो कर रहे थे, चमकाना धमकाना काम तो वही कर रहे थे, जिसके कारण से लोग वहां पर वोट नहीं दे पा रहे थे। आज वो उस जगह से हट गए तो आप आराम से वहां पर वोट दे रहे हैं। ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा इनसे ये पूछना है कि ये बोलते हैं कि विकास के मुद्दे पे बीजेपी काम कर रही है, तो पिछले 2 साल से 2019 में इनके 18 एमपी बने हैं बंगाल में, तो और सेंट्रल सरकार में भी बीजेपी बैठी हुई है, तो उन 18 एमपी ने अभी तक क्या काम किया है, क्या विकास के मुद्दे किए हैं, इस साल का बजट देख लीजिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आइए तो मुझे पहले बोलने दीजिए। हमारा बजट जी भास्कर जी सुन लेते हैं पहले। जी भास्कर जी आपसे भी जवाब लेंगे, पहले बात पूरी सुन लेते हैं। जी बोलिए। मेरा यही सवाल है कि 18 एमपी ने अभी तक क्या काम किया। उन 18 एमपी में से आज जहां जिन फेजों में इलेक्शन हो रही है वहां से 5 एमपी है, तो उन 5 एमपी ने उस ग्राउंड में क्या काम किया, क्या विकास का काम किया।
तीसरा बात यह है कि आज वित्त मंत्री ने एक छोटी बजट योजना पास करने की बात कही। आज दिन कौन सा है मैं पूछना चाहूंगा, आज का तारीख कौन सा है, बता सकती है मैम कि आज का तारीख क्या है? जी, आज का तारीख 1 अप्रैल है। ये आज वित्त मंत्री जी 5 राज्यों का इलेक्शन सवाल पूछने का काम मेरा है, आप मत कीजिए। जी जी जी, भास्कर जी से रिएक्शन ले लेते हैं। भास्कर जी, इल्जाम लगाए जा रहे। जी 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 जी, जो भरोसा की बात करते हैं ना जी तौफीक जी, हमने सुन लिया आपको। जी 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 जी, तौफीक जी सुन लिया, सबको बोलने का मौका दीजिए। जी 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 मोदी जी को अपने लीडर पर भरोसा नहीं है। हाँ जी जी, ठीक है। देखिए, मैं भी एक सवाल रख ही देता हूँ, भास्कर जी साथ ही साथ जवाब दे देंगे। जी, देखिए, अभी यहाँ पे ये चीज़ कहा गया कि डबल इंजन को लेके उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट बड़ा सही सा चल रहा है, डबल इंजन का कॉन्सेप्ट। मैं आपको बता दूँ, लेटेस्ट उदाहरण आप देख लीजिए कि गुजरात से आ रहा है। गुजरात सरकार ने लिखित रूप से विधानसभा में बताया है कि सूखे के लिए और बाढ़ के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपया मांगे थे उन्होंने जी, और केंद्र सरकार से 1 रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ। तो उल्टे स्थिति ये है, ऑफ द रिकॉर्ड अगर बीजेपी के नेताओं से आप बातचीत करें यूपी में भी, चूंकि जो समस्याएं अलग अलग आई हैं आर्थिक स्थिति के थोड़े डगमग होने के बाद से, जब केंद्र के पास एक तरह से कहीं न कहीं जो है कि लिक्विडिटी क्रंच की समस्या से केंद्र सरकार जूझ रही है जब से, तो एक तरह से जो राज्यों का जो संवैधानिक अधिकार है, जो जीएसटी के रिफंड वगैरह है, उसमें भी समस्या आई है। तो अब तो बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहने लगे हैं कि विपक्षी वाले तो हल्ला हंगामा करके मांग लेते हैं, लेकिन हम लोग सत्तारूढ़ पार्टी वाले ही परेशान हो जाते हैं कि हम आलोचना भी नहीं कर सकते। तो गुजरात से भी जो ये समाचार आया कि उनको सूखा के लिए और बाढ़ के लिए जो उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया मांगे थे, उसमें से एक भी रुपया केंद्र से प्राप्त नहीं हुआ। तो डबल इंजन की सरकार की समस्या, खाली एक संक्षेप में ही मैं ये चीज़ कहूँगा, देखिए हमारे यहाँ पे संविधान ने संघात्मक व्यवस्था की है। ये राज्यों के पास पूरी आज़ादी है कि वो केंद्र में किसी को अलग को चुने, राज्य में अलग को चुने या एक ही को चुन लें। तो इसलिए अब जनता बिल्कुल काफ़ी समझदार है। अगर देखिए अभी यहाँ पे हम लोग कृषि को ही बातचीत करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए डबल इंजन का रिएक्शन, बस खाली एक और उसी पे वो भी दे देंगे प्रतिक्रिया संक्षिप्त में कि देखिए यहाँ पे बिहार का उदाहरण ले लीजिए। बिहार में किसान की जो आय है, वार्षिक आय, वो 3,500 है। पश्चिम बंगाल में 4,500 है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल का 4,500 का ज़्यादा अच्छा है वो, चूँकि नेशनल 8,000 पे है, लेकिन फिर भी देखिए डबल इंजन की स्थिति देख लीजिए बिहार की क्या बनी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे मापक हम लोग देख सकते हैं। जी भास्कर जी, जवाब दीजिए। आपसे जिस तरह से सीधे से जवाब देता हूँ। पहले बात है, गुजरात की बात की है। गुजरात में एक और तथ्य आपके सामने है। गुजरात में अभी जो चुनाव हुए थी, पंचायत चुनाव जो हुई थी, वो पंचायत चुनाव में भाजपा का जो आप अभूतपूर्व उनका जो रिजल्ट आया है, वो दर्शाता है कि आप जो कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, अगर सरकार को पैसा ना दे तो जनता इतना बेवकूफ थोड़ी है कि जनता हमें इमोशन से इतना सीट दे दी पंचायत में। तो मैं कह रहा हूं कि भाई हर मांग को पूरी करना मतलब ये नहीं कि हर मांग को पूरी किया जाए। जो मांग जायज है, जो मांग जनता के फेवर में है, उसका छानबीन करके जितना देना है। गुजरात में आप दूसरा पक्ष देखिए, गुजरात का जो बजट एलोकेशन है वो इस साल हमने बढ़ा दिए हैं। तो बिहार की बात आया, बिहार तो मैं कह रहा हूं कि बिहार के किसान आज किसान आंदोलन से जुड़े क्यों नहीं है। बंगाल का मुद्दा चल रहा है तो बंगाल के ऊपर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। 18 MP है 2019 से पिछले 2 साल में। मैं बंगाल की तरफ आ रहा हूँ। इस बार बजट में, इस बार बजट में तौफीक जी सुन लेते हैं जी। हमने 25,000 करोड़ एलोकेशन किया है रास्ते के लिए, कलकत्ता से सिलीगुड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। हमने 1,000 करोड़ सिर्फ हमने एलोकेशन किया है ओनली फॉर द टी गार्डन्स। ये सब हमने मेट्रो के लिए एलोकेशन किए हैं, तो कुछ भी नहीं है। और आज बंगाल में रेलवे का जो विस्तार हो रहा है, वो जो फ्रेट कॉरिडोर का जो विस्तार हो रहा है, तो वो विस्तार शायद बंगाल में लास्ट 50 साल में नहीं हुआ है। तो इसका ये डबल इंजन सरकार कैसे चल सकती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण इस बजट में हमने पेश किया है। और इसी के आधार पे माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं, अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं कि डबल इंजन का सरकार जो है ये बंगाल जैसा एक बीमारू राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम होगी। जी नीरज जी, जिस तरह से आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि ममता जी अपनी ममतामयी, पूछा नहीं 18 MP ने विकास किया कि नहीं किया, उसका जवाब भास्कर जी ने अभी तक नहीं दिया है।
और ये डबल इंजन की बात करते हैं, इन्हें भरोसा 18 MP अगर विकास नहीं करते तो उसमें 5 MP हमारे पार्टियों को भरोसा है जब एक इंजन तौफीक जी मुद्दे पे रहते हैं जी नीरज जी, जिस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है कि ममता जी ने ममतामयी छवि के साथ जिस तरह से वो कथित तौर पर जो दुर्घटना हुई थी उसको भी, उस मुद्दे को भी भुनाया है। अगर बात की जाए तो गोत्र कार्ड खेला गया है, तो क्या विकास अगर हुआ है तो विकास पर ना होकर जिस तरह से इमेज का यूज किया जा रहा है, और अगर देखा जाए तो नंदीग्राम से अगर चुनाव लड़ा है तो वो इसलिए लड़ा है कि पहले जो था हम देख रहे थे कि ममता बनर्जी वर्सेस मोदी था, लेकिन अब जो है वो ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी है। तो माँ माटी मानुस का जो उनका जो नारा था उसको भी खाद देने का काम किया गया है। तो इट्स ऑल स्ट्रेटेजिकली डन। जी देखिए नवजोत जी, है क्या भारतीय जनता पार्टी में कि जीत के आगे और हार के पीछे रहेंगे, और नंदीग्राम में नहीं बंगाल में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। इसलिए भाई इनके वर्तमान में जो भगवान हैं और जो हमारा 2014 के बाद का भारत है उसके निर्माणकर्ता मोदी जी हैं, इनको कहीं आरोप और आक्षेप न लग जाए कि मोदी जी की छवि खराब हो रही है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी को बलि का बकरा बनाया गया। और शुभेंदु अधिकारी के पिताजी ने ही अभी कुछ दिन पहले बोला है कि हमारे लड़के को पॉलिटिकल शिकार कर दिया गया, उसका राजनीतिक डैमेज कर दिया गया। अब इनकी स्थिति आई है, ये बहुत बढ़िया भास्कर जी ने एक चीज बोल दिया है कि हर लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है ये अपने सुविधा के हिसाब से ये लोगों की मांग और पूर्ति निर्धारित करेंगे। बात बंगाल की करेंगे लेकिन ये चलेंगे गुजरात में, पंजाब याद नहीं रहेगा कि इनका खाता भी नहीं खुला। देश की किस तरह की 53,000 करोड़ से ऊपर बंगाल का जीएसटी बकाया है पिछले 2 साल से, ममता जी बोल रही हैं, लेकिन ये देने को लिए राजी नहीं है, लेकिन वहां पर झूठ का पुलिंदा खोलने के लिए तैयार हैं। अगर ये मुद्दे पे देश के अंदर विकास पे चुनाव लड़ते तो इन लोगों को मिनी पाकिस्तान और बांग्लादेश और बेगम बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वहां पे मुद्दे पे लड़ते चुनाव जीतने की होती तो पूरा सिस्टम वहां पे ये लगाते ही नहीं। अपने द्वारा चुनाव आयोग और वहां पे सुरक्षा कंपनियों को स्थापित करने के बावजूद भी ये ममता फोबिया और टीएमसी फोबिया में ही नहीं रहते। इनके पास देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है। सरकारी एजेंसी बेचकर उसके पैसा से बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। सरकारी एजेंसी बेच दिए, रोजगार दिए नहीं, गेल रेल सेल बीएसएनएल ओएनजीसी जितने हैं सबको बेच दो। जब कोई बोलता है उसको ए से लेके जेड तक एजेंसियों को लगा दो। यह इनका नैतिक कर्तव्य है, यही इनके चरित्र में है, यही इनका चाल है, इनका चेहरा है। नेत्र नीति नियत की बात करने वाले हर जगह खोट रख के चलते हैं। शुभेंदु अधिकारी को बलि का बकरा बना दिए लोग। अब आइए 2016 में आइए, 2016 पे विधानसभा का चुनाव है। 2016 में मोदी जी बहुत भारी बहुमत से जीते थे, बहुत चर्चा हुआ था। जी नीरज जी, अब देखेंगे ये सब जो दावे हैं, जो आरोप हैं, जनता किसको वोट देती है ये हमें 2 मई को पता चलेगा। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। भास्कर जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। तौफीक जी आपका भी धन्यवाद, और राहुल जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। इस वक्त नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे हैं, आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। कर रहा है, गुस्से में वो नंदीग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है।